नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। जाति जनगणना भारत सरकार करवाएगी, ये भारत के लिए सबसे बड़ी खबर हो सकती है। इससे पूरा इतिहास बदल सकता है। हमारे संविधान में आरक्षण की जो समय सीमा 50% है, उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में एससी यानी कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों की जातियों का डाटा तो है, लेकिन ओबीसी की कितनी जातियां हैं इसका कोई डाटा नहीं है। भारत में पहली बार अंग्रेज़ों ने 1931 में जो जाति जनगणना करवाई थी, उसमें सारी जातियों को शामिल किया था। उसके बाद की जनगणना में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया, अन्य जातियों को शामिल किया गया और समय समय पर इसकी मांग उठती रही। खासकर विपक्ष के लोगों ने इसकी मांग उठाई कि जाति जनगणना करवाई जाए, ओबीसी कितने भारत में हैं इसकी गणना करवाई जाए। तो केंद्र सरकार की एक बैठक में ये निर्णय लिया गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करी कि हाँ, अब जो आगामी जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना करवाई जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जाति जनगणना क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं और इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, पूरा समझना है। 2021 में जनगणना होनी थी, क्योंकि हर 10 वर्ष में होती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया और अभी 25 लग गया है और अभी तक जनगणना नहीं हुई। लेकिन आगामी जो भी जनगणना होगी, जब भी जनगणना होगी, तब इस चीज़ को शामिल किया जाएगा, जातियों को। चलिए एक एक बात को हम समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक डाटा देख लेते हैं मोटा मोटा, जो कि हमारी जो पिछली जनगणना थी 2011 उसका है, क्योंकि 2011 के बाद अभी जनगणना हुई नहीं है। हालांकि इस जो डाटा है इसमें बड़ा बदलाव आ चुका है, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है ना, अभी 14 साल लगभग। तो डाटा बहुत बदल गया है, लेकिन हम उसी डाटे को मानेंगे जो अभी तक हमारे सामने ऑफिशियल है 2011 का। भारत में इस समय जो कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो है 121.08 करोड़, यानी लगभग 101 अरब 21 करोड़ 2011 के अनुसार। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान में 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। उस जनगणना के अनुसार 62.37 यानी 62 करोड़ 37 लाख पुरुष हैं भारत में और 58 करोड़ 64 लाख महिलाएं। साक्षरता की अगर बात करें तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% लोग साक्षर हैं, 74%, जिनमें से 82% लगभग पुरुष और 65% महिलाएँ साक्षर हैं। ये है डाटा। इसके अलावा जातियों की अगर बात करें तो आप जानते ही हैं कि ओबीसी की जनगणना हो नहीं रही थी, जनरल की हो नहीं रही थी, केवल एससी एसटी को शामिल किया जा रहा था। तो अनुसूचित जातियों की संख्या है 16.6%। 100% में, यानी कि पूरी जातियों में 16.6% अनुसूचित जाति के लोग आते हैं और अनुसूचित जनजाति इनकी संख्या है जस्ट उनकी लगभग आधा, 8.6%। और ओबीसी और जनरल इसको शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए, इसी में आप थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे अब लिंगानुपात की अगर हम बात कर लें कि भारत में लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो है 943, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। वृद्धि कितनी हुई थी जनसंख्या की? 2001 में भी जनगणना हुई थी, फिर 2011 में। तो 2001 से 2011 के बीच कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी 17.64%। इस ग्रोथ रेट से जनसंख्या बढ़ रही थी। चलिए, जाति जनगणना क्या है? पहला हमारा प्रश्न ये है कि जाति जनगणना क्या है। जाति जनगणना है जातियों की संख्या पता करना। भारत एक तरह से कह सकते हैं कि जातियों का ही देश है। हज़ारों जातियां हैं यहाँ पे। हालांकि हज़ारों जातियों के अनुसार तो आरक्षण देना संभव नहीं है, लेकिन इन्हें ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कि आप जानते हैं, एक ग्रुप है सामान्य। सामान्य का मतलब जो आरक्षित नहीं है। दूसरा है ओबीसी, और तीसरे को क्या कहा गया है? एससी एसटी, इस तरह से, है ना। तो जो सामान्य वर्ग है, जो आरक्षित नहीं है, वही सामान्य है। अब ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास, ये मध्य की है, और एससी एसटी की जनगणना हो ही रही थी। तो इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी, डिटेल जानकारी मिलेगी, पूरा पता चलेगा कि कितनी संख्या ओबीसी की है, कितनी संख्या एससी एसटी की है और कितनी संख्या सामान्य की है। तो जाति जनगणना करवाने का मतलब यही है कि जातियों की संख्या पता हो और इन जातियों में कौन कितना पिछड़ा है, कौन कितना आगे है, यानी कि शैक्षिक, आर्थिक, हर तरह की इनकी स्थितियों का पता लगाया जा सके। जाति जनगणना का इतिहास। भारत में सबसे पहले जाति जनगणना करवाई गई थी 1931 में।
समझिएगा, भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1881 में। 1881 के भी पहले 1872 में भी जनगणना हुई थी, लेकिन उसका ऑफिशियल उसको नहीं माना जाता है कंप्लीट, यानी कि रेगुलर रूप से 1881 में जब करवाई गई तब से नियम बनाया गया कि अब से हर 10 वर्ष के बाद जनगणना करवाई जाएगी। तो 1881 में हुई, फिर 91 में हुई, फिर 1 में, 11 में, 21 में, ऐसे ऐसे होती रही। उस समय जनसंख्या भारत में कम थी, अंग्रेज़ों का शासन था, वो अपने हिसाब से वो मैनेज करते थे। बाद में जब 1931 आता है, 1931 अभी भी अंग्रेज़ों का शासन है। इस समय जो जनगणना करवाई गई, इसमें जनगणना के साथ साथ जातियों की भी जनगणना करवाई गई, जातियां भी गिनी गई, कितनी जातियां हैं। तो उस समय जो ओबीसी थी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, उसको कहा गया कि ये 52% हैं, लगभग 52% संख्या निकाली गई, यानी जितनी भी जनसंख्या है उसमें आधा से ज़्यादा लोग ओबीसी के हैं। ये 1931 में कहा गया। फिर 1941 में जनगणना हुई, 1941 में जनगणना हुई, फिर 1951 में जनगणना हुई। जो 1951 में जनगणना हुई वो आज़ाद भारत की पहली जनगणना थी, जिसे भारत सरकार ने करवाया था, और जातियों की जनसंख्या गिना गया था यहाँ भी। लेकिन SC ST का डाटा प्रकाशित किया गया, ओबीसी का प्रकाशित नहीं किया गया, और ये बता दिया गया कि लगभग उतनी ही है, यानी 1931 में जितनी थी ओबीसी की संख्या उतनी ही अभी भी है, डाटा प्रकाशित नहीं किया गया था। फिर ऐसे ही 61, 71, 81, 91, 2001 जनगणना होती रही, और SC ST का डाटा प्रकाशित किया जाता रहा, लेकिन ओबीसी का प्रकाशित नहीं किया जाता रहा। मंडल आयोग जब लागू हुआ, उस समय मंडल आयोग ने कहा था कि 1931 के ही अनुसार उन्होंने बताया कि 52% ओबीसी इस समय भारत में हैं, एक अनुमान के मुताबिक। और ये 52% हैं वो 1931 के ही जनगणना को आधार बनाया गया था। मंडल जो आयोग आया, 27% ओबीसी के लिए आरक्षण लागू हुआ तब। लेकिन फिर भी लोगों के मन में तो ये रहा ही कि 1931 से अब तक में बड़ा बदलाव हुआ होगा, तो क्यों जनगणना नहीं हो रही है जातियों की। फिर 1 में हुआ, फिर 11 में हुआ, फिर बीजेपी की सरकार आई 2014 से, मोदी जी की। तो जनसंख्या जातियों की गिनती करने की मांग उठने लगी ज़्यादा ओबीसी की, क्योंकि बीजेपी को ऊंची जातियों का जो पार्टी है उसका तबका प्राप्त है। हालांकि अब तो बड़ी लोकप्रियता ओबीसी में भी है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसे ऊंची जातियों की पार्टी कहा जाता था, ब्राह्मण और बनियों की पार्टी, इसीलिए मंडल और कमंडल की बात की गई थी। बाद में भी ये छवि ऐसी बनी कि ऊंची जातियों की ही पार्टी है। लेकिन 2014 के बाद से मोदी की लोकप्रियता बढ़ने के बाद और 3 बार सत्ता में आने के बाद इस मिथक पर ताला लग गया एक तरह से, यानी अब लोकप्रियता बढ़ी है ओबीसी वर्ग में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 52% या फिर इससे ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद जो वर्ग जिसको चाहेगा वही तो सत्ता में आएगा। तो ये वर्ग बहुत चाहता है, इसीलिए बीजेपी सत्ता में है। तो अब समस्या है कि विपक्षी पार्टियाँ चाह रही हैं कि जाति जनगणना करवाई जाए। सरकार अभी तक टाल रही थी, लेकिन अब टालना लगभग मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि ऐसे डर है सरकार को कि ये छवि न बन जाए कि सरकार ओबीसी का डाटा छिपाना चाहती है और एक बड़ा वर्ग जो है वो नाराज़ हो जाए। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि अब ओबीसी की भी जनगणना करवाई जाएगी, जो कि अब जो भी जनगणना होगी 2026-27 में, जब भी। जाति जनगणना की अब ज़रूरत क्यों है, आप बता ही दिए। ज़रूरत है कि भाई आप SC की जनसंख्या दिखा रहे हैं, कितनी है, 16.6%। फिर आप ST की भी जनसंख्या दिखा रहे हैं, कितना है, 8.6%। तो फिर आपको ओबीसी की जनसंख्या कितनी है ये क्यों नहीं दिखाना चाहिए। 1931 से अब तक लगभग 100 साल बीत चुके हैं, तो बड़ा बदलाव आया होगा। हो सकता है कि परसेंटेज कम हुआ हो, लेकिन काफ़ी संभावना है कि परसेंटेज बढ़ा हो, ये भी हो सकता है। तो इस समय ओरिजिनल डाटा प्रकाशित किया जाए। इससे क्या होगा कि ओबीसी में जितनी जातियां हैं उनका शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह के जो स्तर हैं उनका आकलन किया जाएगा कि इस वर्ग में कौन सी जाति कितना आगे है और उसको किस चीज़ की अभी आवश्यकता है, कहाँ किस क्षेत्र में वो आगे है, किस क्षेत्र में वो पीछे है, उसकी जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या जब पता चल जाएगा कि फला जाति की जनसंख्या कितनी % है, फला की कितनी, X की कितनी % है, Y की कितनी % है, फिर ये देखा जाएगा कि X की इतनी % है, Y की इतनी % है, तो सरकारी नौकरियों में कितना % इनका योगदान है। तो ये सब चीज़ें देख करके एक बार फिर से जो आरक्षण
की व्यवस्था है उसमें कुछ हेर फेर किया जाएगा। 27% जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है हो सकता है इससे बढ़ाया जाए। जो 50% की सीमा निर्धारित की गई है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा, हो सकता है उसको भी और बढ़ाया जाए। बढ़ाया ही गया है, 10% आरक्षण जनरल को दिया जा रहा है जो बहुत गरीब है, तो 50 के ऊपर तो हो ही गया है। तो ये चीज़ें हैं, तो जाति जनगणना की ज़रूरत है। जाति जनगणना से क्या फ़ायदा होगा? अब यहाँ पे मंशा पर निर्भर है कि क्या फ़ायदा होगा। अगर जो लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उनकी दो मंशाएं हो सकती हैं। अब मंशा तो कोई जान नहीं पाएगा। पहली मंशा ये हो सकती है कि वास्तविक क्या उनकी स्थिति है उसका पता लगाया जाए और जहाँ जहाँ पिछड़े हैं उनको संभाल करके कुछ सहयोग करके उनको उठाया जाए। अगर ये मंशा है तब तो बहुत ही अच्छी मंशा है, सुपर है। ये मंशा है कि जैसे ओबीसी में यादव हैं, पटेल हैं यानी कुर्मी हैं, है ना, साहू हैं, जायसवाल हैं, विश्वकर्मा हैं, बहुत सारे हैं। तो इनमें कौन किस स्तर पर आगे बढ़ चुका है, कौन किस स्तर पर अभी पीछे रह चुका है। तो जो पीछे रह चुका है उसको कितना संभालने की ज़रूरत है, कितना उठाने की ज़रूरत है ना, कितना सहयोग, कितना कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए आनी चाहिए ताकि उनकी भी स्थिति सुधर सके। तो अगर ये मंशा है तो सुपर मंशा है, इसमें कोई शक सौबत नहीं है, क्योंकि भारत में जातियां हैं, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। और जब इनकार नहीं कर सकता तो जाति के आधार पर पुनरुत्थान भी उनका होना चाहिए, अगर वो दबे कुचले नीचे हैं तो। यदि चुनाव ही मंशा है कि हम चुनाव के लिए जाति जनगणना करवा रहे हैं कि हम देखेंगे कि किस वर्ग में कितनी जातियां हैं और जिन जातियों की संख्या ज़्यादा होगी उनके कैंडिडेट ज़्यादा उतारे जाएंगे, क्योंकि उनके चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। तो अगर ये मंशा है तो बहुत बुरी मंशा है और भारत के लिए ये फिर बहुत घातक हो सकता है अगर ये मंशा है तो। अब मंशा क्या है ईश्वर जाने, और जो लोग मांग कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, वो जाने। मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि भारत जातियों का देश है। जातियों में दो चीज़ें होती हैं, मैं थोड़ा सा यहीं पे आपका समय लूँगा। जाति में दो चीज़ होती है, एक होता है व्यवसाय और एक होता है रिश्ता। देखिए, व्यवसाय के स्तर पर तो जातियां ख़त्म हो गई हैं भारत में। पहले शुरुआत में व्यवसाय और रिश्ता दोनों होता था, यानी जैसे कोई भी जिस जाति का है, जनरल है मतलब ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, शूद्र है, जो भी है, तो उनका विवाह उन्हीं में होता था, दूसरे में नहीं करते थे। दूसरे में कुछ अपवाद थे, हो जाते थे, लेकिन मान्यता उनको सामाजिक रूप से प्राप्त नहीं थी। उस जाति का उसी जाति में होता था। क्लियर है? और मतलब रिश्ता और व्यवसाय भी निश्चित था कि किस जाति का कौन व्यक्ति है तो कौन सा काम करेगा। कोई दूसरे जाति के आदमी का काम नहीं करता था। जैसे आज भी नाई का काम ज़्यादातर वर्मा नाई ही लोग करते हैं ज़्यादातर, हालांकि अब दूसरे लोग भी करने लगे हैं। तो ऐसे ही सब जातियों का काम बटा था। तो व्यवसाय के भी स्तर पर और रिश्ते के भी स्तर पर जातियाँ बहुत कट्टर थी। लेकिन अब वर्तमान में व्यवसाय ख़त्म हो चुका है, यानी किसी भी जाति का कोई भी व्यवसाय पुराने समय में रहा हो उसको कोई भी अपना सकता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण भी नाई का काम कर सकता है, दुकान खोल सकता है। तो हर जाति के लोग हर जाति का जो काम पहले बटा था उसको कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ना ही कोई किसी को संकोच है। हर जाति के लोग हर काम कर रहे हैं। तो इस स्तर पर तो जातियां समाप्त हो गई हैं। अभी केवल रिश्ते के आधार पे हैं। एक जाति के लोग दूसरे जाति में अपना रिश्ता नहीं करना चाहते, यानी शादी विवाह अपनी बेटी का या बेटा का नहीं करना चाहते। जो हो भी रहा है वो अपवाद के रूप में ही, लव मैरिज शादी हो रही है, भाग जा रहे हैं, माँ बाप मजबूरी में हामी भर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर खासकर गाँव में अभी ये रिश्ते के आधार पर जातियाँ टिकी हुई हैं और इसके आधार पर अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, गांव में भेदभाव है। अभी भी कुछ जातियों को संकीर्ण भाव से देखती हैं। तो ये स्थिति हकीकत है। तो इस आधार पर जातियों की जनगणना होनी चाहिए और उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि कौन सी जाति कितना पिछड़ी है, उसके उत्थान का कार्यक्रम सरकार चलाए, ये मंशा होनी चाहिए। और अगर ये मंशा है तो सुपर है, बहुत अच्छी है।
बात भारत का इतिहास बदल सकता है। संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। अगर ज़रूरी है तो समय के साथ होना ही चाहिए। उस समय परिस्थिति कुछ और थी, जातियों की संख्या कितनी थी उसके आधार पे किया गया, अब क्या है उसके आधार पे किया जाना चाहिए। लेकिन मंशा स्पष्ट होनी चाहिए, आगे बढ़ने की होनी चाहिए, उनके उत्थान की होनी चाहिए, उनके विकास की होनी चाहिए, न कि सिर्फ जातियों को पता करके चुनाव जीत करके अपनी रोटी सेकने की होनी चाहिए। आपका क्या मत है इस पूरे कॉन्सेप्ट पर, ये जो हो रहा है जाति जनगणना? अपना विचार व्यक्त करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।